नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चीन की घटती आबादी पर, जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। देश विदेश भारत में भी खबरें छप रही है और इसका सीधा सीधा ताल्लुक देश की प्रगति से लगाया जाता है, भारत से भी जब तुलना की जाती है। दरअसल 1962 के बाद पहली बार चीन की आबादी घटी है। 2021 में चीन की जनसंख्या लगभग 1,41,20,00,000 थी, लेकिन 2022 में इसमें लगभग 8.5 लाख की कमी आई है। इसके पीछे कोरोना और लॉकडाउन एक अहम कारण है, लेकिन 1961 में ऐसा क्या हुआ था कि जनसंख्या घट गई थी। तब भी चीन के लोग सताए गए थे और आज भी। इसे समझने की कोशिश करते हैं। उस समय माओ त्से तुंग पूंजीवाद के पुजारी अमेरिका को बौना दिखाने के लिए हद तक बेचैन थे। उनकी मंशा थी कि दुनिया चीन को सोशलिस्ट पैराडाइज या समाजवादी स्वर्ग की तरह देखे। इसके लिए विकास की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी था। खेतीबाड़ी से अमेरिका और यूरोप का मुकाबला करना मुश्किल था। इसलिए माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी अपनाई, जिस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता है। 65 करोड़ की तब की आबादी सांसत में पड़ जाती है और देखते ही देखते 4.5 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाते हैं। पूरा चीन भीषण अकाल की चपेट में आ जाता है। लाशों के ढेर पर बैठा हुआ था तब चीन। और हुआ ये क्यों था, तो आपको बताते हैं कि माओ जो थे, माओ त्से तुंग, उन्होंने स्टालिन का साथ लिया था। और इसकी चर्चा जो माओ ने किया उसकी सीपीसी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कभी नहीं करती। खैर, चीन मूल के कई लोग हांगकांग जब गए तो उन लोगों में से कई लोगों ने उस दौर को याद किया। ये शुरुआत होती है 1949 के अक्टूबर से, जब रेड आर्मी की जीत के बाद माओ रूस पहुंचते हैं और वहाँ स्टालिन से मदद मांगते हैं। तब स्टालिन ने माओ को 2 दिन इंतजार कराया था मिलने के लिए। खैर, राजी होती है और राजी खुशी से दोनों एक ट्रीटी पर दस्तखत करते हैं। सोवियत मॉडल को 1 साल के भीतर लागू करने का संकल्प और सनक माओ पर सवार होता है। उन्होंने 30 करोड़ किसानों में ज़मीन बांटने की ठान ली और इसके बाद ज़मीनों का बेतहाशा रीडिस्ट्रीब्यूशन चीन में शुरू हुआ। इसके कारण एक समय फरवरी 1956 में एक अचानक घटना होती है और ख्रुश्चेव, निकिता ख्रुश्चेव, जो रूस के नए राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने ही स्टालिन की नीतियों को बदल दिया और इसका असर हुआ चीन में। माओ ने भी कृषि सुधारों को सस्पेंड कर दिया। माओ ने लोगों को अपनी बात खुलकर रखने की आज़ादी दी और देखते ही देखते ऐसे सारे लोग सामने आ गए जो सरकार से नाराज़ थे। लेकिन इसके पीछे की रणनीति समझिए माओ की। अब होता क्या है कि सारे ऐसे लोग जो सरकार के विरोधी हैं सामने आ जाते हैं और माओ उनकी हत्या, जी हाँ, बर्बर हत्या का आदेश देते हैं। 10 लाख लोगों को दक्षिणपंथी बताकर मार दिया जाता है, लेबर कैंप में धकेल दिया जाता है। उन सकड़ी गुफाओं में बोरियों की तरह लोगों को ठूंस दिया गया। ये कैंप देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े कब्रगाहों में तब्दील हो गए। 1957-58 में सारे रीजनल हेड्स को हटा दिया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलने वाला अब कोई था नहीं। माओ ने पार्टी और सरकार पर पूरा कब्जा कर लिया। इस बीच निकिता ख्रुश्चेव ने ऐलान किया कि 15 साल के भीतर रूस का औद्योगिक उत्पादन अमेरिका से ज़्यादा हो जाएगा। माओ बुरी तरह हिल गए। अब उन्होंने ऐलान किया कि हम भी 15 साल में इतना स्टील बनाएंगे कि ब्रिटेन पीछे हो जाएगा। 10 लाख लोगों को उन्होंने मजदूर बनाया और द ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू होता है। दिन रात लोगों को काम में लगा दिया गया। लियू शाओकी और झाऊ एनलाई जो है वो माओ के समर्थक थे। लियू शाओकी का कहना था कि कुछ दिन हार्डवर्क करो तो जीवन भर मौज मिलेगी। अप्रैल 1959 में लियू शाओकी ही चीन के राष्ट्रपति बनते हैं। हालांकि सर्वशक्तिमान बने रहते हैं माओ त्से तुंग, माओ जेडोंग, जो भी कह लीजिए, वो सर्वशक्तिमान माओ सीपीसी के चेयरमैन। तभी माओ को नया दुश्मन मिलता है, गोरैया। मतलब उनके माथे में सनक सवार होता है। वो कहते हैं कि गोरैया सारे अनाज खा रहे हैं, इसलिए इनको मार दो। पूरा चीन पागलों की तरह गोरैया मारने के काम में लग जाता है। लेकिन मूर्खों को ये पता नहीं था कि गोरैया ख़त्म कर दोगे तो कीड़े मकोड़े फलने फूलने लगेंगे और आपकी किसानी बदहाल हो जाएगी। खैर, माओ एक और प्रयोग करते हैं, कम्यून। हर प्रांत में 2-2 हज़ार परिवारों का कम्यून बनता है। इसका आकार धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। घर, जमीन समेत सभी जायदादों पर निजी नियंत्रण खत्म। सारी चीज़ हो गई कलेक्टिव, यानी कम्यून का। बैरकों में मर्दों और औरतों को अलग अलग रखा जाता है। यहाँ तक कि कपल भी साथ नहीं रह सकते। कई बार वो सेक्स के लिए खेतों में जाते हैं, पकड़े जाते हैं और जेल भेज दिए जाते हैं।
खाना भी सामूहिक बनने लगा और खाना सिर्फ उनको मिलता था और उस हिसाब से मिलता था जिस हिसाब से उस आदमी की प्रोडक्टिविटी होती थी। अगर आप काम पर नहीं गए तो आपके पॉइंट्स घटेंगे और खाना नहीं मिलेगा। ये अब आपको बताते हैं कि जो झूठ एक फैला उसके पीछे का सच क्या था। सीपीसी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो सब कम्यून के लीडर्स बना दिए गए और उन्होंने वहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग भी शुरू करवाई। बच्चों की शिक्षा चौपट हो गई, क्या करना कैसे करना है सब कम्यून के ऑफिसर तय करने लगे। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए कम्यूनों के बीच प्रतियोगिता होने लगी और यहीं से झूठ की शुरुआत। 1958 में पहली बार पता चलता है कि गेहूं का उत्पादन कम हुआ, लेकिन सारे लोग डेटा बताते हैं कि बहुत हुआ। फिर 1959 में फसल खराब होती है और तब कम्यून के लोग जो है वो गेहूं को पीठ पर लादकर भागने लगते हैं। मतलब और होता क्या है कि चीन ने दरअसल रूस से भारी लोन लिया। रूस ने कहा कि हम आपको फैक्ट्री देंगे, तुम हमें अनाज दो। अब जब वो अनाज किसानों से मांग मांगने जा रहे हैं, पता चल रहा है वहाँ खाने के लिए किसान नहीं है, भुखमरी की नौबत आ गई है, लेकिन टैक्स के तौर पर कम्यून से अनाज का लिया जाना जारी रहता है। नतीजा क्या होता है, सरकारी जो आपका भंडार है वो भर जाता है। एक इतिहासकार ने अपनी किताब में लिखा है कि एक आदमी को अधिकतम 250 ग्राम अनाज देने का नियम बनाया गया और जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं का नाम राशन लिस्ट से काट दिया गया। हजारों गर्भवती महिलाएं भूखमरी से मर गईं। कैंटीन कम्युनिस्ट कैडरों के लिए बर्बरता का अड्डा बन गया। स्टील बनाने की सनक में छोटे छोटे ब्लास्ट फर्नेस बनाए गए, जंगल काट दिए गए क्योंकि आग के लिए जंगल की लकड़ी चाहिए थी, और छोटे छोटे फाउंड्री बनाए गए जिसमें स्टील बनाने का काम शुरू हुआ। मार्च 1959 में सीपीसी की मीटिंग होती है शंघाई में। वहाँ दिव्य पार्टी होती है। माओ को लग रहा था जो हो रहा है ठीक हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो मरना चाहते हैं मरे। जुलाई 1959 में फिर एक गुप्त मीटिंग होती है और तय किया जाता है शहरों और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए गाँव खत्म भी हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लोग गाँव में मिट्टी खाकर मरने की नौबत से जूझ रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम नहीं हो रहा था। ऐसा भी नहीं था कि सरकार के पास अनाज नहीं था, लेकिन लीडरशिप ने यह तय कर लिया कि हम सरकारी अनाज गरीबों में नहीं बांटेंगे। खैर, जिन इलाकों में ज़्यादा मौतें हो रही थी, माओ ने उस इलाके को काट दिया। वहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई, न ही देश छोड़ने की इजाज़त। निकिता क्रुश्चेव को जब चीन की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने माओ को समझाया, स्टालिन के रास्ते पर मत चलो, लेकिन माओ ने बात नहीं मानी और प्रोडक्शन तेज करने के आदेश दे दिए। इसके बाद गुस्साए क्रुश्चेव ने चीन के साथ सारे संबंध बंद कर लिए और दोनों एक तरीके से कंपीट करने लगे। इसी बीच होता क्या है, हुन्नान प्रांत में एक हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर एक बार अपने गांव जाता है और वो देखता है कि वहाँ कई कब्र हैं और लेकिन लाश गायब है। फिर वो लोकल एक लीडर है उसके पास जाता है कम्युनिस्ट पार्टी को, देखता है 4 विशालकाय बर्तन में मानव शरीर उबाले जा रहे हैं। जब ऑफिसर ने पूछा तो जवाब मिलता है, हम ह्यूमन बॉडी को रिसाइकल कर रहे हैं, इससे खाद बनेगा जिससे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा। इस तरह की स्थिति पैदा होती है, लोग आदमखोर बन जाते हैं और इसी तरीके से राष्ट्रपति लियो शाओकी एक बार अपने गाँव जाते हैं और उनके होश ठिकाने आते हैं जब उनके सारे परिजन वहाँ पे मरे हुए मिलते हैं और लोकल जो कम्यून के कैटरर्स हैं उनकी जो गुस्ताखी है वो सामने आती है। इसी के साथ होता है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का अंत। लेकिन इन मर्माहत करने वाली कहानियों की लाखों जो दास्तान है वो अभी भी वहाँ की कब्रों में दफन है। खैर, बाद में माओ ने लियो शाओकी को भी अरेस्ट करा दिया गया, जहाँ 1969 में उनकी मौत हो गई। अगर ये कहा जाए कि चेयरमैन माओ 20वीं सदी में सामूहिक हत्यारा अगर कोई था इस दुनिया का सबसे बड़ा तो माओ थे, तो इसमें कोई शक नहीं। तो ये थी कहानी चीन में पहली बार जब 1961-62 में आबादी घटी तब की। तो ये आज के लिए था। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।